कहानी है बसंतपुर गांव में रहने वाली राजकुमारी रूपमती की। राजकुमारी के माता पिता का निधन हो चुका था। उस समय राजकुमारी बहुत छोटी थी जब राजा और रानी उन्हें अकेला छोड़कर चले गए। राजकुमारी को अपने माता पिता के जाने का बहुत दुख था। अब राजकुमारी ही लोगों के लिए रानी और राजा सब कुछ थी। वो राज्य का ख्याल भी रखती और सबकी बहुत सेवा भी करती। इस समय राजकुमारी अपने कमरे में थी। रूपा दासी, मेरी बात सुनो, कमरे में आओ। रूपा राजकुमारी की बात सुनकर कमरे में आ जाती है। आज मेरा मछली खाने का मन कर रहा है, जल्दी से मेरे लिए मछली का इंतजाम करो। राजकुमारी, आपका आदेश सिर आंखों पर, मगर आज आपके लिए मछली लाना बहुत मुश्किल है। आप इसके लिए शाम तक का समय दे। क्यों? आखिर इसमें इंतजार करने वाली कौन सी बात है? हमारे गांव में इतनी बड़ी नदी है, वहां से किसी भी मछुआरे से मछलियां ले लो। राजकुमारी, आप जानती तो है कि आज अमावस की रात है। अमावस की रात में इस नदी का पानी काला हो जाता है और उससे अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। लोग तो वहां जाने से भी डरते हैं। अगर ऐसा है तो मुझे रहस्यमय झील के पास लेकर चलो। मैं अपनी आंखों से उस काले पानी को देखना चाहती हूँ और ये जानना चाहती हूँ कि लोगों की बातों में कितनी सच्चाई है। रूपा ने राजकुमारी को रोकने की कोशिश की, मगर राजकुमारी ने उसकी एक ना सुनी। महल से बाहर आई तो मंत्री ने भी रोका। राजकुमारी, आपका हर आदेश सिर आंखों पर, मगर हम आपको रहस्यमय झील की तरफ लेकर नहीं जा सकते, क्योंकि राजा ने हमें खास तौर पर मना किया था कि आपको कभी भी इस झील के पास लेकर ना जाएं, और अगर आप जबरदस्ती जाने की कोशिश करें तो आपको रोका जाए। ये बात मैं जानती हूँ, मुझे क्या करना है और क्या नहीं। पिताजी ने ये बात क्यों नहीं कही थी मैं नहीं जानती, मगर मुझे सिर्फ इतना पता है कि अब मैं तुम लोगों की रानी हूँ और तुम लोग वही करोगे जो मैं कहूँगी। राजकुमारी जब वहाँ पर आती है तो देखते ही देखते झील का काला पानी सफेद हो जाता है। पानी चमकने लगता है और जो अजीब सी डरावनी आवाजें सुनाई देती थी वे भी खत्म हो गए। ये नजारा देखकर सभी लोग हैरान रह गए। यह क्या चमत्कार हो गया! अभी तो झील से इतनी डरावनी आवाजें आ रही थी और पानी भी इतना काला था, अभी सब कुछ शांत हो गया। आखिर इसका कारण क्या है? राजकुमारी भी अपने मन ही मन यही सब सोचे जा रही थी। पिताजी ने मुझे यहाँ आने से क्यों मना किया था? आखिर मेरा इस झील के साथ क्या नाता है जो ये झील मुझे देखते ही शांत हो गई? राजकुमारी फिर अपने महल में वापस आ गई। काफी दिन तक वो इसी बारे में सोचती रही, फिर भूल गई। मगर एक रात राजकुमारी ने ऐसा सपना देखा कि वो बुरी तरह उलझ गई। राजकुमारी ने सपने में देखा कि वो एक झील के पास खड़ी है और उसके सामने एक औरत खड़ी है जिसके पैर झील की लहरों पर है। मेरे पास आओ राजकुमारी, मैं कितने सालों से तुमसे मिलने के लिए तड़प रही हूँ। कौन हो तुम और मुझसे क्यों मिलना चाहती हो? अरे, मैं ही तो हूँ तुम्हारा सच, तुम्हारी असलियत। इस झील का राज तो मुझ में ही छिपा हुआ है। मेरे पास आओ, मैं तुम्हें साफ बताती हूँ कि मेरा, तुम्हारा और इस झील का राज क्या है। उस औरत ने राजकुमारी को एक लाल गुलाब का फूल दिया। ये फूल अपने पास रखो, ये तुम्हें हमेशा मेरी याद दिलाएगा और यही फूल तुम्हें मेरे पास आने में भी मदद देगा। अचानक से राजकुमारी की आँख खुल गई। वो तेज तेज सांस ले रही थी। ये कितना अजीब सपना था। सपने में मुझे इतनी अजीब सी औरत दिखी जिसे मैंने
अपने जीवन में कभी नहीं देखा। तभी राजकुमारी की नजर अपने बिस्तर पर पड़ी। वो हैरान रह गई। अरे, ये फूल तो उस औरत ने मुझे सपने में दिया था, मगर ये मेरे पास कैसे आया? अगर ये सपना था तो ये फूल मेरे पास क्या कर रहा है? राजकुमारी काफी ज्यादा उलझ गई। वो इस बारे में सोचती रही, मगर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्या है। उस दिन वो महल में सिंहासन पर बैठी महल के लोगों की समस्या सुन रही थी। जब उनकी दासी पास आई। राजकुमारी, आपको दाई माँ ने अपने पास बुलाया है। दाई माँ की तबीयत बहुत खराब है। उनका कहना है कि आप अभी और इसी वक्त उनकी बात सुन ले। उनकी तबीयत ठीक होती तो वो खुद आपके पास आ जाती। दासी की बात सुनकर राजकुमारी परेशान सी हो गई। क्या हो गया दाई माँ को? क्या उनकी तबीयत ज्यादा खराब है? आज से पहले तो उन्होंने कभी भी मुझे अपने घर नहीं बुलाया, बल्कि वो खुद मेरे पास महल में आ जाती है। आखिर ऐसी कौन सी जरूरी बात है? ये सब तो मैं नहीं जानती राजकुमारी। बस उनका कहना है कि आप अभी और इसी वक्त उनकी बात सुन ले। उनका समय बहुत कम बचा है। राजकुमारी दासी के साथ दाई माँ के घर आई, मगर जब तक वो लोग उनके घर पहुंचे तो दाई माँ का देहांत हो चुका था। ये बात सुनकर राजकुमारी जोर जोर से रोई। दाई माँ ने मुझे मेरी माँ की तरह पाला, मेरा ख्याल रखा, और आज जब वो मुझे बुला रही थी तो मेरी बदकिस्मती कि मैं आखिरी समय पर उनके पास नहीं थी। अब ये एहसास मुझे सारी जिंदगी रहेगा कि पता नहीं वो मुझे क्या कहना चाहती थी। राजकुमारी के पास दाई माँ की बेटी आई। वो भी रो रही थी। राजकुमारी, आपके लिए माँ ने ये पत्र छोड़ा है। क्या है इस पत्र में? दिखाओ मुझे। शायद इसमें वो बात लिखी है जो दाई माँ मुझसे कहना चाहती थी। राजकुमारी ने वो पत्र खोला। उसमें लिखा था, राजकुमारी, मैं आपको आपका राज बताना चाहती हूँ, मगर कभी मुझे हिम्मत ही नहीं हो सकी कि आपको सच्चाई बता सकूं। ये सुनकर आपको दुख होगा। सच्चाई ऐसी है जो आपके पैरों के नीचे से जमीन निकाल देगी, मगर आपको ये बात बताना भी जरूरी है, और मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि अपनी जुबान से ये बात कह सकूं। अपना सच जानने के लिए आपको राजा के कमरे में जाकर लाल रंग का बक्सा ढूंढना होगा, और उसी बक्से में एक डायरी है जिसमें आपका राज लिखा है। पत्र में बस यही सब लिखा था। इसे पढ़कर राजकुमारी उलझ कर रह गई। आखिर दाई माँ कहना क्या चाहती थी? ऐसी कौन सी बात है जो वो मुझे बताना भी चाहती थी, मगर मुझे बता भी नहीं पा रही थी? दाई माँ के पत्र ने राजकुमारी के दिमाग में सवालों का एक तूफान खड़ा कर दिया था। वो अभी इसी उधेड़पुन में थी कि महल की तरफ वापसी का रास्ता पकड़ा। दाई माँ की बातें और ये सपने में मिलने वाला गुलाब सब एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं। मुझे जल्द से जल्द उस लाल बक्से तक पहुंचना होगा। राजकुमारी अभी महल के करीब पहुंची ही थी कि रास्ते में एक बूढ़ा साधु बाबा पेड़ के नीचे बैठा नजर आया, जो भूख से बेहाल लग रहा था। बाबा, आपकी हालत देखकर लगता है कि आपने कई दिनों से कुछ नहीं खाया। आप मेरे साथ महल चले, मैं आपकी सेवा करना चाहती हूँ। राजकुमारी उस साधु बाबा को पूरे सम्मान के साथ महल ले आई।
और उन्हें तरह तरह के पकवान खिलाए। साधु बाबा ने आराम से खाना खाया। बाबा, आज मैं दिमागी तौर पर बहुत उलझी हुई हूँ, बहुत परेशान हूँ। आप भगवान से प्रार्थना कीजिएगा कि वे मेरी परेशानी को दूर करें। मेरी दुआएं तुम्हारे साथ है बेटी। बस मेरी एक बात याद रखना, अगर एक तरफ कर्तव्य हो और दूसरी तरफ रिश्ता, तो हमेशा कर्तव्य ही निभाया जाता है। अगर रिश्ता झूठ और धोखे की बुनियाद पर हो तो उसे तोड़ देना ही बेहतर है। ये अनसुलझी बात कहकर साधु बाबा वहां से गायब हो गए, जैसे उनका काम सिर्फ ये संदेश पहुंचाना था। राजकुमारी हैरानी से वहीं खड़ी रह गई। साधु बाबा ने ये क्यों कहा? क्या मेरे वो रिश्ते पे छूटे हैं जिन्हें मैं आज तक अपनी जिंदगी समझती आई हूँ? और मेरा कर्तव्य क्या है? अब राजकुमारी का सब्र खत्म हो चुका था। वो भागती हुई अपने पिता के कमरे की तरफ बढ़ी। कमरे के अंदर हर तरफ धूल जमी थी। बहुत तलाश करने के बाद एक कोने में वही पुराना लाल रंग का बक्सा मिल गया। ये रहा वो बक्सा। इसके अंदर मौजूद डायरी ही मेरी जिंदगी के तमाम बंद दरवाजों की चाबी बनेगी। मुझे इसे खोलना ही होगा। राजकुमारी ने कांपते हाथों से बक्से का ढक्कन उठाया। अंदर एक पुरानी डायरी मौजूद थी। राजकुमारी ने डायरी पढ़ना शुरू किया। राजा ने लिखा था कि उनकी शादी को 15-20 साल बीत गए थे, मगर उनके घर में कोई संतान नहीं थी। रानी और मैं रातों को भगवान से प्रार्थना करते थे कि हमें एक वारिस दे दे, मगर हमारी गोद खाली ही रही। मैं बहुत उदास रहता था। डायरी के अगले पन्नों पर उसी रहस्यमय झील का जिक्र था जिसने बसंतपुर गांव में सालों से डर फैला रखा था और बेगुनाह लोगों की जान ली थी। यह रहस्यमय झील एक मुसीबत है। कई बड़े साधु और तांत्रिक यहाँ आए, मगर इस झील का कोई कुछ ना बिगाड़ सका, क्योंकि इसकी शक्ति को हराना नामुमकिन है। पिताजी बार बार इस रहस्यमय झील का जिक्र इस डायरी में क्यों कर रहे हैं? झील के अंदर जाना मौत के मुंह में छलांग लगाने के बराबर है। लोग उस झील के नाम से कांपते थे, क्योंकि यह झील इंसानी बलि मांगती है। फिर डायरी में उस ऐतिहासिक दिन का जिक्र आया जिसने राजा की जिंदगी बदल दी। मुझे झील के किनारे रेत पर एक नन्ही सी बच्ची मिली। वह इतनी सुंदर थी कि जैसे आसमान से कोई तारा जमीन पर आ गिरा हो। पिताजी ने लिखा कि उनकी कोई औलाद नहीं थी। उन्हें एक बच्ची झील के किनारे मिली। क्या मैं ही वो बच्ची तो नहीं? राजकुमारी की आंखों से आंसू बह रहे थे, मगर उसने डायरी को पढ़ना जारी रखा। मैंने फैसला किया कि मैं इसे अपना लूंगा। मैं इसे महल में ले आया और गांव वालों को बताया कि भगवान ने हमें बेटी दे दी है। राजा और रानी ने ये राज बड़ी सख्ती से छिपा कर रखा कि वो बच्ची उन्हें झील के पास से मिली है, ताकि कोई उसे बुरा या जादुई ना समझे। हमने दाई माँ के अलावा यह बात किसी को नहीं बताई। हम इसे अपनी सगी औलाद की तरह पालते रहे, मगर मेरे दिल में हमेशा एक डर रहा कि राजकुमारी के साथ भी कुछ जादुई शक्तियां तो नहीं। ये सब पढ़ते हुए राजकुमारी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसका पूरा शरीर कांप रहा था और उसे अपनी पहचान मिटती हुई महसूस हो रही थी। तो इसका मतलब है कि मैं राजा और रानी की सगी बेटी नहीं हूँ। मेरा होना इस खूनी झील की लहरों से जुड़ा है। राजकुमारी ने डायरी सीने से लगा ली। उसे वे साधु बाबा याद आए जिन्होंने कहा था कि छूटे रिश्तों को छोड़कर कर्तव्य की तरफ बढ़ना चाहिए। अगर मैं उनकी बेटी नहीं हूँ तो फिर मैं कौन हूँ? मेरा सच क्या है? क्या वो औरत जो सपने में आई थी वही मेरी असली हकीकत है? महल के सन्नाटे में राजकुमारी की सिसकियां गूंज रही थी। उसे अब समझ आ रहा था
कि वो झील उसे देखकर शांत क्यों हो गई थी और काला पानी पीछे क्यों हट गया था। वो झील मुझे मारना नहीं चाहती थी, वो तो मेरा स्वागत कर रही थी। वो काला पानी नहीं था, वो तो शायद अपनी मालकिन को देखकर झुक रहा था। राजकुमारी अब इस कश्मकश में थी कि वो एक इंसान है या उस रहस्यमय झील की कोई जादुई जीव। उसका दिल सच जानने के लिए तड़प उठा। मुझे दोबारा उस झील के पास जाना होगा। मुझे उस औरत से मिलना होगा जिसने मुझे लाल गुलाब दिया था। वही मुझे बताएगी कि मेरा असली रूप क्या है। उसकी आंखों में अब आंसुओं की जगह एक पक्का इरादा था। उसे मालूम था कि अब उसे किसी डायरी या किसी इंसान के सहारे की जरूरत नहीं थी। पिताजी ने मुझे बचा कर रखा, मगर सच को कब तक छिपाया जा सकता है। अब वक्त आ गया है कि बसंतपुर की राजकुमारी अपना असली चेहरा देखे। रात का अंधेरा गहरा हो रहा था और दूर झील से एक अजीब सी सुरीली आवाज आ रही थी, जैसे कोई उसे नाम लेकर पुकार रहा हो, उसे घर वापस बुला रहा हो। मैं आ रही हूँ, मैं अपनी असलियत जानने के लिए आ रही हूँ। चाहे मेरा सच कितना भी भयानक क्यों न हो, मैं उसे स्वीकार करूंगी। राजकुमारी ने वो लाल गुलाब हाथ में लिया और महल के मुख्य दरवाजे की तरफ बढ़ी। उसे एहसास हो गया था कि उसका सफर अब शुरू हुआ है, एक ऐसा रास्ता जहां से कोई वापसी नहीं थी। अलविदा बसंतपुर, अलविदा राजकुमारी रूपमती। अब जो वापस आएगी वो शायद वो नहीं होगी जिसे तुम सब जानते हो। कहानी के इस नए मोड़ ने साबित कर दिया था कि खून के रिश्तों से बढ़कर भी कुछ नाते होते हैं और कभी कभी सच्चाई इंसान को अकेला कर देती है मगर आज़ाद भी कर देती है। मैं झील की बेटी हूँ या झील की कैदी, ये जवाब मुझे आज रात मिलकर ही रहेगा। जैसे ही राजकुमारी महल से बाहर निकली, ठंडी हवा के झोंके उसे झील की तरफ ले जाने लगे। जादू का असली खेल तो अब शुरू होने वाला था। कर्तव्य या रिश्ता? साधु बाबा, मैंने अपना चुनाव कर लिया है। मैं सच के कर्तव्य को निभाऊंगी, चाहे रिश्ता कोई भी हो। अंधेरी रात में राजकुमारी का अकेला वजूद झील की तरफ बढ़ रहा था और झील का पानी चांद की रोशनी में इस तरह चमक रहा था जैसे वो अपनी राजकुमारी का इंतजार कर रहा हो। मेरा सच क्या है? ये सवाल अब सिर्फ एक सवाल नहीं, मेरी जिंदगी का एक ही लक्ष्य बन चुका है। और यूं राजकुमारी अपने बीते हुए कल के साए से निकलकर उस अनजान सच्चाई की तरफ चल पड़ी जो सदियों से इस रहस्यमय झील के सीने में दफन थी। जैसे ही झील के पास पहुंची तो वहां पर एक बड़ा सा दरवाजा खुल गया। ये कैसा करिश्मा है? झील का सीना चीरकर एक ऐसा रास्ता दिखा रहा है जो शायद सीधा मेरी बर्बादी या मेरी असली हकीकत की तरफ जाता है। राजकुमारी ने हिम्मत जुटाई और उस जादुई दरवाजे के अंदर कदम रखा। अंदर का नजारा देखकर उसकी आंखें फटी के फटी रह गई। यहाँ तो अंधेरे का राज है, और ये औरतें कौन हैं जिनकी आंखों से लपटें निकल रही हैं? क्या यही वो जगह है जहाँ मेरा जन्म हुआ? स्वागत है मेरी बेटी, आखिरकार तुम अपनी माँ के पास आ ही गई। तुम मेरी वही बेटी हो जिसे मैंने 15 साल पहले एक बड़े मकसद के लिए खुद से दूर किया था। राजकुमारी ये सुनकर दंग रह गई। उसका दिमाग सुन्न हो गया और उसे यकीन नहीं आ रहा था कि एक ऐसी जादूगरनी उसकी माँ होने का दावा कर रही है। तुम मेरी माँ कैसे हो सकती हो?
मेरी माँ तो वो रानी थी जिसने मुझे ममता दी। तुम तो एक जादूगरनी हो जिसने लोगों का जीना मुश्किल कर रखा है। जादूगरनी ठहाका मारकर हंसी और राजकुमारी के करीब आकर उसके बालों को छूने लगी, जैसे वो अपनी बरसों की मेहनत को पूरा होता देख रही हो। मैं इस पूरी दुनिया पर अपना कब्जा जमाना चाहती थी। मैं कायनात पर राज करना चाहती थी। इसीलिए मैंने ये बलिदान दिया और तुम्हें इस झील के किनारे छोड़ा। जादूगरनी ने बताया कि ये सब उसकी एक योजना थी ताकि राजा उसे महल ले आए और वो वहाँ की वारिस बनकर जादूगरनी के लिए सत्ता का रास्ता साफ करे। वही सब हुआ जो मैंने सोचा था। अब तुम्हारे साथ मैं तुम्हारी दुनिया में चलूंगी और वहां से अपनी काली ताकतों का राज फैलाऊंगी। जादूगरनी ने एक चांदी के गिलास में काला चमकता हुआ पानी भरा और बड़े प्यार से राजकुमारी की तरफ बढ़ाया। लो मेरी बच्ची, ये जादुई पानी पी लो। इसे पीते ही तुम्हारे अंदर की इंसानी कमजोरियां खत्म हो जाएंगी और तुम भी मेरी तरह ताकतवर बन जाओगी। जैसे ही राजकुमारी ने गिलास हाथ में लिया, उसे साधु बाबा की वो सलाह याद आ गई जो उन्होंने महल में उसे दी थी और उसे खतरे से सावधान किया था। बेटी, कभी भी किसी के हाथ से काला पानी मत पीना। वह तुम्हारे शरीर की सारी रोशनी खत्म कर देगा और तुम काले कर्मों के जाल में फंस जाओगी। राजकुमारी ने बड़ी चालाकी से काम लिया। उसने गिलास होठों से तो लगाया, मगर एक कतरा भी गले से नीचे नहीं उतारा और मौका पाते ही पानी साइड पर गिरा दिया। माँ, मैंने ये पानी पी लिया है। अब मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारे सपनों को पूरा करने के लिए तैयार हूँ। जादूगरनी बेहद खुश हुई कि उसका वार खाली नहीं गया। वो राजकुमारी के साथ झील से बाहर आई और महल की तरफ रवाना हो गई, जहाँ वो तबाही फैलाने का विचार रखती थी। बसंतपुर का महल अब मेरा होगा। हम वहां पहुंचकर ऐसे जादू करेंगे कि सब लोग हमारे गुलाम बन जाएंगे और कोई हमारे रास्ते में नहीं आएगा। राजकुमारी उसे महल ले तो आई, मगर उसका दिल भारी था। वो लगातार सोच रही थी कि अपनी प्रजा और दुनिया को इस कठोर औरत से कैसे बचाए, जिसका दावा है कि वो उसकी माँ है। मैंने इसे महल में आने तो दे दिया है, मगर अब इसे रोकना कैसे है? अगर मैंने कुछ नहीं किया तो ये पूरे गांव को खत्म कर देगी। इसी परेशानी में राजकुमारी चलते चलते अपने महल के बगीचे में आकर खड़ी हो गई। अचानक वही साधु बाबा दोबारा सामने आए। अब तुम बताओ राजकुमारी, तुमने क्या फैसला लिया है? तुम एक ऐसी माँ का साथ दोगी जिसने दुनिया को दुख दिए, या अपना कर्तव्य निभाओगी? साधु बाबा, आप यहाँ अचानक? हाँ, मैं तुम्हारा फैसला जानने के लिए ही यहाँ आया हूँ। राजकुमारी की आंखों में आंसू थे, मगर उसकी आवाज में अब किसी तरह की कोई कमजोरी नहीं थी। बाबा, मैं अब कोई रिश्ता नहीं देखना चाहती। वो मेरी माँ है या कोई और, मगर वो बहुत निर्दयी है। उसने बेगुनाह लोगों की जान ली है। वो मेरी माँ नहीं हो सकती। यह गंगा जल का पवित्र पानी है। इसे ले जाओ और अपनी माँ के खाने में चुपके से मिला दो। जैसे ही यह पवित्र पानी उसके शरीर के अंदर जाएगा, उसकी काली ताकतें खत्म हो जाएंगी और उसका अंत हो जाएगा। ठीक है साधु बाबा, मैं ऐसे ही करूंगी।
एक अत्याचारी का खात्मा ही तुम्हारा असली कर्तव्य है। याद रखना, जो रिश्ता इंसानियत का दुश्मन हो उसे खत्म करना ही सबसे बड़ा पुण्य है। राजकुमारी ने वो शीशी संभाल कर रख ली। रात के वक्त जब जादूगरनी के लिए खास खाना तैयार किया गया तो राजकुमारी ने अपने हाथों से वो पवित्र पानी उसमें डाल दिया। माँ, मैंने आपके लिए खास तौर पर ये खाना तैयार करवाया है। इसे खाएं और अपनी जीत का उत्सव मनाएं, क्योंकि कल से नया सूरज निकलेगा। जादूगरनी अपनी ताकत के नशे में इतनी चूर थी कि उसे किसी खतरे का एहसास ना हुआ। उसने बड़े चाव से वो खाना खाना शुरू कर दिया, जबकि राजकुमारी उसे देख रही थी। कितना स्वादिष्ट खाना है। बस कल सुबह होते ही मैं इस महल के ऊपर अपनी जादुई छड़ी लहराऊंगी और ये पूरा राज्य मेरी मुट्ठी में होगा। जादूगरनी ने जैसे ही खाने के आखिरी निवाले लिए, उसे महसूस हुआ जैसे उसके शरीर के अंदर आग लग गई हो। ये क्या है? मेरे शरीर के अंदर ये कैसी जलन हो रही है? गंगा जल के असर से जादूगरनी की काली शक्ति उसके काबू से बाहर हो गई। वो फर्श पर गिरकर मछली की तरह तड़पने लगी और राजकुमारी उसे देखती रही। ये तुम्हारे उन पापों की सजा है जो तुमने सालों से मासूम लोगों पर किए। तुम्हारा जादू इस पवित्र पानी के सामने हार चुका है। जादूगरनी ने आखिरी बार राजकुमारी को नफरत भरी नजरों से देखा, मगर अब उसकी जुबान से कोई मंत्र नहीं निकल रहा था। उसका शरीर धीरे धीरे राख में बदलने लगा। तुमने धोखा दिया। तुमने अपनी ही माँ को मार दिया। तुम कभी खुश नहीं रहोगी। तुम। जादूगरनी के शब्द अधूरे रह गए और वो एक जोरदार धमाके के साथ गायब हो गई। पीछे सिर्फ एक काली राख का ढेर रह गया था, जो हवा के एक झोंके से बिखर गया। आज मैंने रिश्ता नहीं, कर्तव्य निभाया है। आज बसंतपुर की प्रजा हमेशा के लिए इस डर से आजाद हो गई है। राजकुमारी के दिल से एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया था। उसे अब अपनी असली पहचान पर कोई दुख नहीं था, क्योंकि उसने साबित कर दिया था कि इंसान अपने जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्म से पहचाना जाता है। मैं झील से आई थी, मगर मैं झील की बुराई का हिस्सा नहीं बनी। मैं राजा और रानी की वही बेटी बनकर जीऊंगी जिन्होंने मुझे सच्चाई सिखाई। सुबह होते ही रहस्यमय झील का काला पानी बिल्कुल साफ और पारदर्शी हो गया। अब वो झील मौत का खेल नहीं बल्कि जीवन का संदेश दे रही थी, जैसे उससे भी तमाम जादू खत्म हो गए हों। देखो, ये झील अब कितनी शांत है। अब यहाँ कोई बाढ़ नहीं आएगी और कोई बेगुनाह नहीं मरेगा। साधु बाबा, आपका शुक्रिया। गांव के लोग जब सोकर उठे तो उन्हें एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ। उन्हें मालूम हो गया था कि उनकी राजकुमारी ने उनके लिए कोई बहुत बड़ी जंग जीत ली है। अब ये राज्य खुशहाल होगा। अब यहाँ सच का बोलबाला होगा और कोई भी जादू किसी की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकेगा। राजकुमारी ने वो लाल गुलाब जो उसे जादूगरनी ने दिया था आग में डालकर जला दिया। वो अपने बीते कल के हर उस निशान को मिटा देना चाहती थी जो उसे अंधेरे की याद दिलाए। मेरा अतीत खत्म हो चुका। अब मेरा भविष्य है जो मैं खुद लिखूंगी। मैं बसंतपुर की वो रानी बनूंगी जिस पर लोग गर्व करेंगे।
कहानी का ये किस्सा उस महान जीत पर खत्म हुआ जहां रोशनी ने अंधेरे को और सच ने झूठ को हरा दिया। राजकुमारी की हिम्मत ने उसे एक नई जिंदगी दी। साधु बाबा ठीक कहते थे, रिश्ता अगर धोखे पर हो तो उसे तोड़ देना ही असली फर्ज है। मैंने अपना फर्ज पूरा किया। बसंतपुर की फिजाओं में अब खुशियों के गीत गूंज रहे थे और जादुई झील का राज हमेशा के लिए दफन हो गया था। मगर एक नई और नेक राजकुमारी की कहानी शुरू हो चुकी थी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? हमें कमेंट के जरिए ज़रूर बताएं और साथ ही ऐसी और मज़ेदार कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।